हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम कर रहे हैं मॉक टेस्ट 5 का सॉल्यूशन। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या रहता फैला हुआ है। तो इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले जो क्वेश्चन है हम उन्हीं को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सब्जेक्टिव के जो हैं इसी पीडीएफ के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि उसका आंसर नहीं मिलेंगे, उसका आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ 60 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, Which of the following sentences from the passage demonstrate correct use of parallel structure? पैरेलल स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है जिसमें जो सारी वर्ब्स है ना वो सेम तरीके से काम कर रही हो, ठीक है, मतलब सेम वर्ब यूज हो रही हो। जैसे देखो, वी डैम रिवर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, डैम आ गया। डाइवर्ट दैम टू इरिगेट डेजर्ट्स, डाइवर्ट आ गया। एंड पॉइजन दैम विद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, पॉइजन आ गया। ये तीनों वर्ब क्या है? देखो, तीनों मेन वर्ब है, डैम, डाइवर्ट, पॉइजन, तीनों बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ही इसका आंसर होगा। बाकी क्यों नहीं होंगे? देखो, डैम, डैम के साथ है डाइवर्टिंग और पॉइजनड, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। डैम, डाइवर्टिंग और पॉइजनिंग, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। डैम, डाइवर्ट और पॉइजनिंग अलग अलग है। तीनों अगर सेम हो, जैसे तीनों बेस फॉर्म हो, या तीनों प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, या फिर तीनों आईएनजी वाली फॉर्म हो, तो वो पैरेलल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, जिसमें तीनों जो वर्ब है वो कौन सी है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द रेटोरिकल डिवाइस यूज इन द लाइन द गंगेज वंस अ गॉडेस नाउ कैरीज मोर टॉक्सिन देन प्रेयर। गंगा नदी की बात हो रही है जो कि एक टाइम पे देवी थी। तो उसमें अब जहाँ पहले प्रेयर्स होती थी, प्रार्थनाएं होती थी, अब वहाँ पे ना बहुत सारा कूड़ा कचरा टॉक्सिन्स है, ठीक है। तो ये क्या है? सबसे पहला ऑप्शन इसमें सिमिली, मतलब एज तो इसमें कहीं नहीं है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा है पर्सनिफिकेशन, द रिवर इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ कैरिंग प्रेयर्स, ये हो सकता था लेकिन ये नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि पर्सनिफिकेशन नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा तो मेटाफर हो गया। मेटाफर मतलब गंगा को हमने डायरेक्ट देवी बोला है, लाइक एज वगैरह कुछ नहीं, ये मेटाफर है, ठीक है। और दूसरा, उसमें आयरनी क्यों है? क्योंकि जहाँ पे पहले प्रेयर होती थी अब वहीं पे पॉल्यूशन हो रहा है, टॉक्सिन्स हो रहा है। तो ये आयरनी हो गई सिचुएशन के बेस पे, ठीक है। ये सिचुएशनल आयरनी होगी, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन सी। बाकी इसके आंसर नहीं है, ठीक है। और लास्ट है हाइपरबोला, द पॉल्यूशन ऑफ गंगा इज डेलिबरेटली एग्जेजरेटेड, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो परफेक्ट इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, मेटाफर एंड आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज फ्रॉम द पैसेज कंटेन रेडंडेंसी। रेडंडेंसी क्या होता है कि इसको एक तरीके से मान लो सुपरफ्लस, मतलब एक ही आइडिया को हमने दो बार प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जैसे ऑप्शन है रेडिकल और रिवोल्यूशनरी, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है लगभग। तो ये एक ही आइडिया को दो बार बोल देना, इसी को बोलते हैं रेडंडेंसी। तो ये ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, स्लोली, पेनफुली, इरिवर्सिबली, तीनों का मतलब अलग होता है। नॉट जस्ट वाटर बट विजडम, नॉट जस्ट सिल्ट बट स्टोरीज, दोनों का मतलब अलग होता है। पॉलिसी रिफॉर्म बट अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, ये तीनों में देखो रेडंडेंसी नहीं है, जबकि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज द ऑथर यूज द ट्राई एडिक रिपीटिशन, इट इज नाउ, इट इज अर्जेंट, इट इज अनएवॉइडेबल, इसने फाइनल पैराग्राफ में ये क्यों यूज किया होगा? देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ना हम अर्जेंसी क्रिएट करें, जैसे आपने यूट्यूब थंबनेल देखा होगा ना कि अब ये नहीं तो ये, फाइनल चांस है, लास्ट 7 डेज स्ट्रेटजी। तो वो जो एक अर्जेंसी क्रिएट करने वाला जो सेंस होता है ना, वो इसमें आ रहा है कि देखो, इट इज नाउ, इट इज अर्जेंट, इट इज अनएवॉइडेबल, ये नहीं देखा तो ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो अर्जेंसी है ना उसको क्रिएट करा जा रहा है कि हाँ इसको देखना जरूरी है। तो टू क्रिएट अ सेंस ऑफ एस्केलेटिंग अर्जेंसी एंड परसुएड द रीडर, रीडर को मनाना कि वो एकदम इमीडिएट एक्शन ले, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रिवीजन टू इंप्रूव पैरेललिज्म इन दिस सेंटेंस। देखो, इसमें पैरेललिज्म को इंप्रूव करने के लिए क्या होगा? द पैसेज आर्ग्यूज दैट रिवर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, दैट इकोसिस्टम्स नीड कंजर्विंग एंड वी मस्ट रिस्टोर वेटलैंड्स। अब देखो, जो ये वर्ब है जैसे रिस्पेक्टेड, कंजर्विंग और रिस्टोर, ये तीनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, या तो तीनों बेस फॉर्म हो या तीनों प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो, ठीक है। तो देखो, रिवर शुड बी रिस्पेक्टेड, कंजर्विंग, रिस्टोर्ड, ये दोनों तो सेम हो गई, ये अलग है। रिस्पेक्ट, कंजर्व, रिस्टोर, ऑप्शन बी लगभग सेम है, मतलब तीनों बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। रिस्पेक्ट, कंजर्विंग, रिस्टोरेशन तीनों अलग है। और ऑप्शन डी में देखो, रिस्पेक्टिंग, कंजर्व्ड और रिस्टोर्ड, ये दोनों सेम है, ये अलग हो गया। तो ऑप्शन बी जो है उसमें तीनों बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं,
वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो, रिस्पेक्ट, कंजर्व और रिस्टोर, ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस पोएम से द ब्लैक स्मिथ हैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द रेटोरिकल डिवाइस यूज इन द लाइन हिज हैंड्स दोज एंशिएंट हैमर्स ऑफ बोन। ये क्या है? देखो, ये मेटाफर है। ठीक है, हाथों को सीधा सीधा उसने हैमर्स ऑफ बोन बोला है, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन यूजेज अ सिमिली। जिसमें भी लाइक आ जाए, एज आ जाए, तो वो सिमिली हो गया। जैसे देखो, हैव बेंड द आयरन लाइक अ प्रेयर एट डॉन, लाइक आ गया ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो, ऑप्शन बी जो है, द फर्नेस रोर्स विद द लायंस ब्रेथ, मेटाफर है। हिज आर्म्स टू इन रिवर ऑफ स्वेट एंड माइट, ये भी मेटाफर है। और ऑप्शन डी जो है, एंड मेटल सरेंडर्स टू लाइफ फ्रॉम डेथ, ये क्या है? ये पर्सनिफिकेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द रिपीटेशन ऑफ स्ट्राइक 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 इन द पोएम प्राइमरीली सर्व्स टू। जो स्ट्राइक 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 लिखा है, तो इसका प्राइमरी सर्व क्या है? तो ये है कि ये ना रिदमिक हैमरिंग साउंड, जो मतलब बार बार हथौड़ा किसी एक जगह पे मारते हैं, तो उसकी जो रिदम होती है ना, उसको मिमिक कर रहा है, उसको बता रहा है कि ये ऐसी साउंड निकल रही है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, मिमिक्स द रिदमिक साउंड ऑफ हैमरिंग एंड क्रिएट ऑडिटरी इमेज, मतलब एक जो इमेजरी होता है, मतलब जैसे इमेजिन करा देना किसी को। ठीक है, तो जो आवाज है वो इमेजिन कराने का तरीका है, बार बार स्ट्राइक स्ट्राइक स्ट्राइकली बोल के। ठीक है, इसको ओनोमेटोपोइक बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अबाउट द पोएम इज फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी इनमें से किसमें नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है, द ब्लैक स्मिथ हैंड्स हैव कंप्लीटली एंड टोटली शेप्ड द स्टील। देखो, कंप्लीटली और टोटली आ गया। नेक्स्ट है, द पोएट यूजेज द एनविल एज अ बेसिक फंडामेंटल सिंबल ऑफ हार्डवर्क। बेसिक और फंडामेंटल दोनों आ गया। द पोएम पोर्ट्रेज द ब्लैक स्मिथ एज अ क्रिएटर हु ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। ये सही है। ठीक है, इसमें रिडंडेंसी नहीं है। लास्ट है, द स्पार्क राइज अप अपवर्ड्स लाइक फायरफ्लाइज इन द डार्क नाइट स्काई। डार्क और नाइट, ये दिन से दोनों में क्या है? रिडंडेंसी है, तो ऑप्शन ए बी और डी, ये तो फ्री नहीं है रिडंडेंसी से, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज द पोएट यूज द मेटाफर हिज आर्म्स टू इन रिवर ऑफ स्वेट एंड माइट। इसको उसने क्यों यूज करा है? ठीक है, इन द क्लोजिंग कपलेट। तो ये इसलिए किया था ताकि वो सजेस्ट कर सके जो उसकी जो मेहनत है वो फ्लूइड है, पावरफुल है। ठीक है, लाइफ सस्टेनिंग है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। द पुअर डिजर्व अवर सिंपैथी। जो गरीब है वो हमारी सिंपैथी डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पे जो पुअर है वो क्या है? तो देखो, पुअर यहाँ पे नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। पुअर हो गया नाउन, ऑप्शन बी। क्यों हो गया? देखो, द प्लस एडजेक्टिव जो होता है ना, वो एक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जैसे द पुअर, द रिच। ठीक है, तो ये क्लास हो जाती है। तो यहाँ पे एक क्लास है, क्लास का नाम है, तो इसको यहाँ पे सब्सटेंटिव नाउन बोला जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का नाउन है, कलेक्टिव नाउन मान लो, तो नाउन आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग। देखो, अभी लास्ट मॉक में एक क्वेश्चन आया था, द कमिटी वाज डिवाइडेड ऑन द मेन इशू, है ना, उसमें वाज की जगह वर हमने यूज करा था। क्यों? क्योंकि वो डिवाइड दे, जहाँ पे वो सेंस देगी वो अलग अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे प्लूरल की तरह यूज होते हैं। जहाँ पे कमिटी एक सिंगुलर पर्सन की तरह काम करती है, वहाँ पे वो सिंगुलर माना जाता है। जैसे यहाँ पे द कमिटी हैव डिसाइडेड टू पोस्टपोन द मीटिंग, तो सबने एक साथ डिसाइड करा होगा। अगर सबने डिसाइड करा तो ये सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैज। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन में क्या था? द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन द मेन इशू। अब सब डिवाइड थे, सब अलग अलग थे। अब अलग अलग एक ही आदमी अलग अलग तो सोच नहीं सकता है, तो वहां पे वो प्लूरल का सेंस दे रही थी, इसलिए वहां पे वर आया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन पार्ट बी गलत हो जाएगा। हैव डिसाइडेड की जगह क्या आएगा? हैज डिसाइडेड। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अंडरलाइन क्लोज। क्लोज का टाइप बताना है। इफ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द ट्रिप। इफ इट रेन्स टुमारो ये क्या है? ये है एडवर्ब क्लोज। ठीक है, और ये कौन सा क्लोज है? टाइम का है, कंडीशन का? तो एक कंडीशन का है, टाइम का नहीं है। ठीक है, इफ इट रेन्स टुमारो ये एक कंडीशन है, अगर कल बारिश होती है तो हम ट्रिप कैंसिल कर देंगे, तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी के साथ क्या लगेगा? ए एन द कुछ नहीं, नो आर्टिकल आएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रोवर्ब है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जिसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो उसमें क्या होता है? उसमें आर्टिकल यूज नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का,
आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द पैरेललिज्म एरर, जिसमें पैरेललिज्म का एरर है। ठीक है, तो देखो, रीडिंग राइटिंग टू पेंट, टू पेंट की जगह क्या आना चाहिए था, पेंटिंग आना चाहिए था। रीडिंग राइटिंग एंड पेंटिंग, तो इसी में गलती है। इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, ठीक है। फिर ही केम सो कंकर्ड, द प्रिंसिपल प्रेज्ड डिसिप्लिन सिंसियरिटी एंड डेडिकेशन। अब देखो ऑप्शन बी में तो सारे क्या हो गए, इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट, ये सारे क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए। फिर केम सो कनकर्ड, ये क्या हो गए, ये सारे पास्ट टेंस की वर्ब हो गई। फिर डिसिप्लिन सिंसियरिटी डेडिकेशन, ये सब क्या हो गए, ये सब नाउन हो गए। तो इन सब में तो पैरेललिज्म है, लेकिन पहले वाले में रीडिंग राइटिंग एंड टू पेंट, उसमें पेंट की जगह क्या आना चाहिए था, पेंटिंग आना चाहिए था। रीडिंग राइटिंग एंड पेंटिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, ये हिंदी का पैसेज है। पहला क्वेश्चन है इसका, मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है। तो रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य है, मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क शक्ति है। तो तीन स्वतंत्र उपवाक्य है ना, बुद्धि, विवेक और तर्क शक्ति। तो ये क्या हो गया, ये हो गया संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, सीबीएसई ने पूछा था, तो सीटेट में क्वेश्चन आया था ये। तो ये संयुक्त वाक्य इसका आंसर दिया था, अभी भी संयुक्त वाक्य ही रहेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक जब उपवाक्य एक साथ जोड़ते हैं तो संयुक्त वाक्य में आ जाता है। सदविचारों शब्दों का संधि विच्छेद क्या होगा, सदविचारों, सदविचार मतलब अच्छे विचार। ठीक है, तो इसमें देखो सत्य विचारों, ऑप्शन ए यही इसका आंसर होना है वैसे तो। इसमें क्या आएगा, देखो मूल रूप तो सत्य विचारों ही दिखाता है, जिसमें सत्य का त और विचारों का व, ये दोनों जोड़ के सघोष वर्ण बनाते हैं, जो कि होता है द। ठीक है, ये क्या है, सघोष व्यंजन है, तो ता का दा बन जाएगा और ये सदविचार हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विचारशील मनुष्य में विचारशील कौन सा विशेषण है। विचारशील मनुष्य में विचारशील क्या है, तो ये एक उसका गुण का बोध बता रहा है ना, कि वो विचारशील है, थिंकिंग है, थॉटफुल है, तो ये आ जाएगा गुणवाचक। नेक्स्ट है, पार्श्विक प्रवृत्तियों उस पर हावी हो उठती है, पार्श्विक प्रवृत्तियां उस पर हावी हो उठती हैं। अब देखो प्रवृत्तियां, प्रवृत्तियां का एक वचन रूप क्या है, प्रवृत्ति का हो जाएगा प्रवृत्ति, तो आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा इसका, प्रवृत्ति। नेक्स्ट है, कल्याणकारी का विलोम शब्द कौन सा है, कल्याणकारी होता है जो दूसरा का भला करता हो, जैसे जनहितकारी, लोकोपकारी, सेवाकारी। लेकिन विनाशकारी क्या होगा, जो दूसरों का नुकसान करना चाहता होगा। ठीक है, अब पद्यांश है, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूं, मेरे मन में मृदुल बसंत। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रत्युष शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्युष का होगा प्रति प्लस उष, इसमें और इसमें कंफ्यूजन आएगा तो ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, इसमें बड़ा हुआ है, इसमें छोटा हुआ है, बट छोटा हुआ इसका आंसर आएगा प्रत्युष। नेक्स्ट है, निद्रित कलियों पर, निद्रित शब्द में कौन सा विशेषण भेद है। देखो निद्रित होता है सोया हुआ, ठीक है, ये भी इसकी अवस्था का गुण का मान लो, तो ये भी गुणवाचक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, डालियां कलियां कोमल गात, डालियों का एक वचन रूप तथा वचन परिवर्तन का नियम बताइए। देखो डालिया का क्या होगा, डाली होगा, और जो बड़ा ई है वो बहुवचन में ईया हो जाता है, तो डाली होगा, और ई का जो अंत है वो ईया हो जाएगा। सही है, ऑप्शन ए ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अपने नवजीवन को अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। सहर्ष का मतलब क्या होता है, सहर्ष मतलब होता है खुशी के साथ। ठीक है, तो सहर्ष हो गया स प्लस हर्ष, और अर्थ हो गया खुशी के साथ, तो यही हो गया पहला ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निर्धारित कलियों पर। तो इसमें फेरूंगा क्रिया किस काल लिंग व वचन में है, तो फेरूंगा, तो देखो फेरूंगा लिखा है। अब फेरूंगा जैसे ये होते हैं ना, काल की अगर बात करें तो भविष्य काल हो गया, तो फेरूंगा जो ये गा वाले आते हैं वो सारे भविष्य वाले होते हैं। ठीक है, तो जाएगा, करेगा, ये सब आ जाते हैं सामान्य भविष्य में। ठीक है, तो गा फेरूंगा ये आ जाएगा सामान्य भविष्य। अब फेरूंगा है तो पुल्लिंग है, फेरूंगी होता तो स्त्रीलिंग होता, फेरूंगा है तो पुल्लिंग आ जाएगा, और अकेला है तो एक वचन आ जाएगा, तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में संयुक्त अक्षर नहीं है। तो देखो विज्ञान में ज्ञा है, चमत्कार में तका है, और उत्साह में तुस है। ठीक है, लेकिन कमल में कोई नहीं, तीनों सिंगल सिंगल वर्ण है, तो कमल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 879 को हिंदी शब्दों में क्या लिखेंगे।
तो ये 879 है। ठीक है, 80 से पहले 79 को बोलते हैं 79, 89 को बोलते हैं 89। ठीक है, 89 होता है 89, 79 होता है 79, 79 कुछ नहीं होता है, 97 होता है 97। ठीक है, तो ये 879 है, तो 879 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अज्जल गगरी छलकत जाए, मतलब जिसको कम ज्ञान होता है, जिसको कम नॉलेज होती है, वो ज़्यादा फुदकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। नेक्स्ट है चाकू से फल काटो और पेड़ से फल गिरा, दोनों वाक्यों में से कारक में क्या अंतर है। देखो, चाकू से फल काटो मतलब चाकू पकड़ के उससे हम फल काट रहे हैं ना, उसका यूज कर रहे हैं। चाकू को एक तरीके से एज अ मीडियम हम यूज कर रहे हैं। मीडियम मतलब हिंदी में साधन हो गया, चाकू को साधन की तरह काम कर रहे हैं, तो वो आ जाएगा करण। ये कौन सा है से, ये हो गया करण कारक। और पेड़ से फल गिरा, वो उससे अलग हो रहा है ना, पेड़ के टहनी से फल गिरा, तो वो अलग होने का भाव दे रहा है, तो वो हो जाएगा अपादान कारक। तो दोनों वाक्यों में से कारक का क्या अंतर है, तो दोनों में करण कारक है नहीं, पहले में करण दूसरे में अपादान, ये सही है। दोनों में अपादान नहीं है, और पहले में अपादान दूसरे में करण उल्टा लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। पहले में वो साधन है और दूसरे में क्या है, अलगाव होने की मतलब स्थिति दिखा रहा है। लास्ट है हिंदी का, गाय दूध देती है, इस वाक्य को भविष्य काल क्रमवाच्य में बदलिए। गाय दूध देती है, ठीक है, इसका भविष्य में क्या होगा, गाय से दूध दिया जाएगा। ठीक है, गाय से दूध दिया जाएगा, गाय दूध देगी, गाय ने दूध दिया, गाय से दूध दिया गया, ये नहीं होगा, गाय दूध देगी नहीं होगा, गाय ने दूध दिया, गाय से दूध दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। देखो, इसमें कंफ्यूजन आएगी, फिर से बता दे रहा हूँ। काल की अगर बात करें तो पहला भविष्य में, दूसरा भविष्य में, और तीसरा चौथा क्या है, भूतकाल है। ठीक है, हमें चाहिए भविष्य काल कर्मवाच्य। पहले में कर्मवाच्य है, गाय से दूध दिया जाएगा। दूसरा है गाय दूध देगी, कृतवाच्य है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये भूतकाल है, दोनों नीचे वाले, और ये कर्मवाच्य है, नहीं कृतवाच्य है। तो भविष्य और कर्मवाच्य, ऑप्शन ए ही इसका आंसर आएगा। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 31 से 45 मैथ्स है, तो इनको बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल द वुमेन इन द विलेज प्रिपेयर ए स्पेशल डिश कॉल्ड पूरन पोली। ठीक है, दशहरा के टाइम पे पूरन पोली की डिश बनती है। व्हाट आर द प्राइमरी इंग्रेडिएंट, इसके इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, तो इसमें चने की दाल होती है और जैगरी मतलब गुड़ होता है। ठीक है, तो चने की दाल और गुड़, तो आंसर आ जाएगा सी, जैगरी एंड ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। कंसिडर द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ओल्डेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई वाज द फर्स्ट टू बी एस्टेब्लिश्ड इन 1688, ये सही है। ठीक है, 1688 नहीं था, ये 1888 था शायद। हाँ, 1888 था, 1688 नहीं था, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत है। द मद्रास कॉर्पोरेशन इज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर चार्टर इशूड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वाला सही है। ठीक है, मद्रास कॉर्पोरेशन हुआ था 1688 में। नेक्स्ट है द इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर अ पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1792, ये भी गलत है। अर्बन लोकल बॉडीज वर कंप्लीटली एब्सेंट इन इंडिया बिफोर, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा, कि जो मद्रास वाला था ना, वो 1688 में हुआ था, ना कि मुंबई वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट इज द स्टार्टिंग पोजीशन एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द टोज व्हेन द कमांड अटेंशन इज गिवन इन द मार्चिंग ड्रिल। तो जब मार्च करते हैं, तो जब हम अटेंशन बोलते हैं, तो ये एनसीसी की बात हो रही है। ठीक है, स्कूलों में जब एनसीसी के पीरियड चलते हैं, या नॉर्मल स्टैंडर्ड जब ड्रिल कराते हैं हम बच्चों की, तो जो हील्स की पोजीशन है, ठीक है, तो हील्स तो जुड़ी होती है, और जो टोज होते हैं, पैर के अंगूठे होते हैं, उनमें 45 डिग्री का एंगल बना होता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। इन द कंटेक्स्ट ऑफ विजुअल आर्ट एक्टिविटीज डिस्क्राइब्ड इन एक्वा वर्ल्ड चैप्टर, व्हाट डज द टर्म मोबाइल मीन। वहाँ पे मोबाइल का मतलब क्या है, तो वहाँ पे मोबाइल का मतलब है कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे जो मतलब हिलता हो, हवा की वजह से जो हिल सकता हो, और हम लटकाने वाले जो डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं। तो ये आ जाएगा टाइप ऑफ डेकोरेटिव हैंगिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोबाइल। मोबाइल मतलब जो चल रहा हो, काइनेटिक आर्ट जो यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। ओशियंस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब व्हाई ओशंस आर रेफर्ड टू एज द प्लेनेट लंग। ओशन को प्लेनेट के लंग क्यों बोला जाता है? तो देखो, दे एब्जॉर्ब द मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड कार्बन एमिशन, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो उनको लंग नहीं बोला जाता। अगर एब्जॉर्ब कार्बन करेंगे तो क्या होगा, उसको बोलेंगे कार्बन सिंक, ठीक है, कार्बन सिंक। नेक्स्ट दे कंट्रोल द ग्लोबल वाटर साइकिल एंड सेंड रेन टू द कंटिनेंट। तो वाटर साइकिल है, लेकिन वो उसमें कहीं लंग की बात नहीं हो रही है। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द ओशंस फ्लोरा, ये बात सही है, ठीक है। अब वहां पे इसीलिए इसको लंग की एनालॉजी दी गई है। दे रेगुलेट द क्लाइमेट बाय एब्जॉर्बिंग सोलर रेडिएशन, तो इसमें भी लंग की एनालॉजी नहीं है। तो जो इसने बोला ना प्लेनेट की लंग्स है, क्यों है? क्योंकि वहां पे आधे से ज्यादा जो ऑक्सीजन है प्लेनेट की वो वहीं के पेड़ पौधों की वजह से होती है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, प्लेनेट लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, द स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन वॉज लॉन्च टू एम्फेसाइज दैट क्लीननेस इज एवरीवन्स ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन होज, किसके 150वें बर्थडे पे ये नेशनल कैंपेन जो स्टार्ट हुआ था? तो सबको पता है गांधी जी के बर्थडे पे हुआ था, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेजर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड। ठीक है, सबसे पहले कांचीपुरम वाज द कैपिटल ऑफ पल्लव वाइल अहोल वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य। तो कांचीपुरम तो पल्लव की कैपिटल थी, अहोल चालुक्य कैपिटल था, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट है रायचूर दोआब लोकेटेड बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्र वाज द सेंटर ऑफ चालुक्य किंगडम, तो ये भी सही है। पुलकेशिन टू वाज ए फेमस पल्लव रूलर, ठीक है, तो पल्लव तो नहीं था, पुलकेशिन टू था चालुक्य का रूलर, पल्लव रूलर नहीं था, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। तो ये आ जाएगा 1 and 2 ओनली आंसर आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए आ जाएगा 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन और अराउंड 14 जनवरी, 14 जनवरी के आसपास जो फेस्टिवल मनाते हैं हम, तो उसको अलग अलग नाम होते हैं हर जगह पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फेस्टिवल नेम एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। तो जैसे माघ बिहू, असम में उसको माघ बिहू बोलते हैं, सही है। तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं, सही है। गुजरात में उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है। और लोहड़ी केरला में नहीं बोलते, पंजाब में बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ बोलते हैं? पंजाब में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही एक है जो मैच नहीं हो रहा है, नॉट करेक्टली मैच पूछा था, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहला है फंडामेंटल राइट और प्रोमिस दैट मस्ट बी केप्ट एंड सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दिस रूल्स या राइट्स आर वायलेटेड, ये तो सही है, ठीक है, इनको मानना ही पड़ता है। डीपीएसपी आर स्ट्रिक्ट रूल्स दैट सिटीजन कैन लीगली डिमांड द गवर्नमेंट टू फुलफिल इमीडिएटली थ्रू अ जज, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये नॉन जस्टिशिएबल होता है, तो ये फुलफिल कराना कोई जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सेक्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बट वाज एडेड लेटर इन 1976, तो ये भी सही है। 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें बात हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, तो 1 and 3 ओनली, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट डज द टर्म रेबो रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड। तो रेबो क्या है? ये लार्ज कोन शेप्ड टेंट था, ठीक है, कोन के शेप का टेंट है बड़ा, उसको हम बोलते हैं रेबो। ज़्यादातर ये याक के जो वो होते हैं ना, वुवन याक हेयर, मतलब याक के जो बाल होते हैं उनको सिल के उसकी स्ट्रिप्स बनाते हैं, ठीक है, उनसे बना होता है ये। तो चेंगपा जो ट्राइब है वो यूज करती है, चेंगपा ट्राइब इसको यूज करती है, लार्ज कॉन्सेप्ट टेंट मेड फ्रॉम स्ट्रिप्स ऑफ याक हेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, विच प्राणायाम इन्वॉल्व्स एक्सटेंडिंग द टंग आउटसाइड द माउथ एंड रोलिंग इट लाइक अ ट्यूब टू इनहेल एयर। तो ये कौन सा है? ये है शीतली, ठीक है, शीतली आ जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट वांट्स टू ड्रॉ अ सर्कल टू रिप्रेजेंट वन एंटायर डे 24 घंटे डिवाइड इनटू 24 इक्वल स्लाइस। एक बच्चा जो इसको बनाना चाह रहा है, यही है ना, 56 के बाद 57 का है, अच्छा ये रहा, पहले 57 करेंगे। हिस्टोरिकली आर्टिस्ट हैव डिपिक्टेड फिगर्स इन वेरियस डिस्टिंक्ट स्टाइल बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली पेयर्स द हिस्टोरिकल पीरियड विद इट्स स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ डिपिक्टिंग बुद्धा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कुषाण पीरियड जिसमें सारनाथ स्टाइल था, गलत है, सारनाथ है थे हमारे गुप्ता स्टाइल में, ठीक है। गुप्ता में लिखा है गंधार, तो गंधार था कुशन में, मतलब ये तो आपस में रिवर्स कर दिया इन्होंने। तो कुषाण पीरियड में जो था वो मथुरा में स्टाइल था, ठीक है। गुप्ता थंका नहीं था, थंका तिब्बतन था, ठीक है, ये तिब्बतन था। तो ऑप्शन सी अकेले इसमें सही है, बाकी सारे तो गलत है।
ऑप्शन सी आ जाएगा जो कि सही है। नेक्स्ट है अ स्टूडेंट वांट्स टू ड्रॉ सर्कल टू रिप्रेजेंट, मतलब एक बच्चा है जो एक सर्कल बनाना चाहता है, 24 स्लाइस करके वो 24 घंटे दिखाना चाह रहा है। हाउ मेनी स्लाइसेस कैन बी कलर टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द टाइम स्पेंड स्लीपिंग इफ द चाइल्ड फॉलोज रिकमेंडेड डेली रूटीन। तो एक बच्चे का जो डेली रिकमेंडेड रूटीन होता है उसमें एक आ जाता है कि बच्चे को 8 घंटे सोना चाहिए। ठीक है, 8 घंटे सोना चाहिए, फैक्ट याद होना चाहिए। अगर 8 घंटे वो सोएगा तो 8 स्लाइसिस को वो क्या करेगा, कलर कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अ स्टूडेंट स्पिनर टो स्पिनर, एक बच्चा छोटा लट्टू है जो घुमाता है और इसकी एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट द नेचुरल बिहेवियर ऑफ स्पिनर ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो एक फ्लैट सरफेस पे जो लट्टू है उसका कैसा बिहेवियर होगा ओवर टाइम, ये बताना है। तो देखो, इट कंटिन्यूसली गेन्स स्पीड एंड नेवर स्टॉप, तो ऐसा नहीं हो सकता, रुकेगा तो वो है ही। इट मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड इंडेफिनेटली, नहीं, रुकना तो उसे पड़ेगा। इट स्लोज डाउन एंड इवेंचुअली स्टॉप, हाँ, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन होता है। ठीक है, फ्रिक्शन होता है, एयर का रेजिस्टेंस होता है, तो इन दोनों की वजह से वो क्या होगा, एक टाइम, थोड़े से टाइम आने के बाद धीरे धीरे स्लो होते होते रुक जाएगा। लास्ट है इट बिगिंस टू फ्लोट इन द एयर आफ्टर स्पिनिंग फास्ट, ऐसा नहीं है, ये थोड़े शक्तिमान है कि वो गोल गोल घूम के उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ए बी और डी तो गलत है, ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन द गैंगेटिक प्लेन वाज मोस्टली रेन फेड। ठीक है, ज्यादातर वो बारिश की वजह से वहां पे होता था। इन रिसेंट डिकेड एग्रीकल्चर हैज हेवीली टर्न टू इरिगेशन, व्हाट इज अ मेजर इन्वायरमेंटल चैलेंज रिजल्टिंग डायरेक्टली फ्रॉम दिस शिफ्ट। अब इस शिफ्ट कैसे कर रहे हैं, जहाँ पे तो वो पहले हम बारिश के बेस पे थे, अब वहां पे ज्यादातर इरिगेशन करने लगे हम। ठीक है, सिंचाई के उस पर आ गए हैं, तो इसकी वजह से इन्वायरमेंटल चैलेंज क्या आ रहा है इसकी वजह से। तो देखो, सबसे पहला कह रहा है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लैश फ्लड इन द वैली, ऐसा होता नहीं, वो डिफोरेस्टेशन की वजह से होता है, इरिगेशन की वजह से नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट लॉस ऑफ फाइबर क्रॉप लाइक कॉटन एंड जूट, ऐसा भी नहीं है, वो तो उनकी एग्रीकल्चरल चॉइस है। ठीक है, इन्वायरमेंटल चैलेंज नहीं है वो। डिप्लीशन या डिक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर, हाँ ऐसा है, क्योंकि अगर जमीन से हम पानी निकाल निकाल के इरिगेशन करेंगे तो ग्राउंड वाटर जो वो नीचे जाता चला जाएगा। जैसे पहले अगर नल का मतलब नल लगवाते थे तो क्या होता था, वो पहले 50 फुट में पानी आ जाता, फिर 100 फुट पानी लगा, अब 150-200 फुट की बोरिंग होने लगी है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ स्टीप स्लोप्स एंड रग्ड टेरेन्स, तो ये भी नहीं है, ये तो ज्योग्राफी के ऊपर बेस है। ठीक है, तो ए बी और डी तो नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन सी हो सकता है इसका आंसर। लास्ट, अच्छा लास्ट ही था ये। ठीक है, अब मैथ्स का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18, एचसीएफ 18 है, एलसीएम 360 है, वन नंबर इज 700, तो पता है हमें एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, सीधा फॉर्मूले पे 18 मल्टीप्लाई 360 इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या होगा, 18 मल्टीप्लाई 360 अपॉन में 72, तो 18 फोर जा 72, 4 से काटेंगे 90, सेकेंड नंबर क्या हो गया 90। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अ क्यूबॉइड हैज डायमेंशन 12, 8, 6, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होगा, 2 LB प्लस BH प्लस HL, 2 की मल्टीप्लाई L कितना है 12, ब्रेथ है 8, 8 मल्टीप्लाई 6 और 6 मल्टीप्लाई 12, ये होगा 2, 12 8 जा 96, 8 छंग 48, 12 छंग 72, 72 8 80 40 1 20 और प्लस 96 इंटू 2, ये कितना हो गया 6, 12 9 21, 216 का दूनी 432 हो जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, CSA क्या होता है, 2πRH, 2 इंटू पाई की जगह 22/7 रखना है, रेडियस 7 है, हाइट 10 है, 7 से 7 गया, 22 दूनी 44 दही 440, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, अ ट्रेडर गेन्स 25% आफ्टर अलाउइंग 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, तो देखो 100 रुपये का सामान था, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 90 का बचा, 90 उसका हुआ 125%, तो 125% 90 के बराबर है, तो द रेशो मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखो ये 100 है MP, कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, मतलब 100% कितना होगा, 90 बटा 125 इंटू 100, तो ये 4, ये 5, 5 से ये जाएगा 18, 18 चौक 72, तो 100% हुआ 72। ठीक है, 72 हुआ कॉस्ट प्राइस। ये पूछा रेशो मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, तो मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, 100 का 72, 50 का 36, 25 का 18, 25 18, ये ऑप्शन ए।
ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। तो 4 तिया 12, अगर इक्वल टू 12 के मान लें, ठीक है, तो a का वैल्यू कितनी आ गई 6 के, b की वैल्यू हो गई 4 के और c की वैल्यू हो गई 3 के। ये आ गया। अब ए बी सी की वैल्यू पूछिए, a रेशियो b रेशियो c, तो 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये आएगा सीधा सीधा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 60। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टोटल हो गई 11 × 60 660। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 इज 58, फर्स्ट 6, तो 58 × 6 निकाल लो, 50 छंग 300, 8 छंग 48, 348 हो गया। लास्ट 6 इज 63, लास्ट 6 इज 63, तो 63 इंटू 6, 6 छंग 360 और 18 378। सिक्स रिजल्ट पूछा है, तो देखो पहले 5 होंगे, फिर ये छठा होगा, फिर 5 होंगे, है ना। ये 5 6 में भी काउंट हुआ है और ये लास्ट वाले में भी काउंट हुआ है, तो ये डबल हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसे माइनस कर देंगे, आ जाएगा। तो 378 प्लस 348 माइनस 660, इन दोनों को ऐड करेंगे, 300 300 600, 70 40 एक 10 मतलब 710 और 8 8 16, मतलब ये हो गया 700 726 माइनस 660, तो ये हो गया 40 और 26 66, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी इज 60, क्यू इज 70, तो तीन को जोड़ के होता है कितना 81। तो एंगल आर कितना हो गया 70 60 31, एंगल आर हो गया 50 डिग्री। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो एंगल है, लार्जेस्ट एंगल कौन सा है, क्यू, जो कि है 70 डिग्री। अब लार्जेस्ट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी वो पता करनी है। तो देखो सपोज करो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, तो लार्जेस्ट एंगल के अपोजिट लार्जेस्ट साइड होगी क्यों। देखो ये एंगल है, तो ये जितना बड़ा एंगल होगा, देखो ये एंगल जितना बड़ा होगा ये डिस्टेंस उतना ही दूर होता जाएगा, है ना। तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है, तो पी आर बड़ी साइड हो गई, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। यहाँ पे समझ लो लार्जेस्ट एंगल इज इक्वल टू, उसका मतलब जो उसकी साइड है अपोजिट साइड वो लार्जेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लोट ऑफ 400 इज 0.035। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ये है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एग इज इक्वल टू 0.035। ठीक है, अब टोटल कितने हैं, टोटल एग है 400। ठीक है, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा नंबर ऑफ बैड एग, नंबर ऑफ बैड एग 400 मल्टीप्लाई 0.035, नीचे आया 1000, 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 10 से काटेंगे 3.5, 3.5 मल्टीप्लाई 4, 3.5 7 दूनी 14, ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। द वैल्यू ऑफ -1 की पावर 99 और -1 की पावर 100। ठीक है, अब देखो -1 की ओड पावर है ना, तो ये क्या आएगा -1 आएगा, -1 की इवन पावर है तो ये +1 आ जाएगा, और -1 + 1 कितना आ गया 0, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। द फ्रैक्शन विच इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। देखो 7/8 से छोटा, 7/8 को डिवाइड कर लेंगे और 1/3 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, डिवाइड करके बेस्ट होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.70, 8 8 जा 64, 6 0 7, 0.875 आएगा, ये आ जाएगा 0.333। इन दोनों के बीच की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, देखो 1/4 कितना होता है 0.25, वो तो इससे छोटी है तो ये आंसर नहीं होगा। 23/24 ये होता है 0.958, ये इससे बड़ा है, ये भी नहीं होगा। 11/12 ये हो जाएगा 0.917, तो ये भी इससे बड़ा है, ये भी नहीं होगा। बचा 17/24, ये आएगा 0.708, तो ये इससे छोटा है, इससे बड़ा है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 4:5। ठीक है,
एक एंगल है 4x, एक एंगल है 5x, दोनों को ऐड करके आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स को सम करके आता है 180 डिग्री। ये हो गया 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 20 डिग्री। पहला एंगल जो 4x था वो हो जाएगा 80 डिग्री और दूसरा एंगल हो जाएगा 100 डिग्री। स्मॉलर एंगल पूछे तो 80 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अ कार कवर्स 360 किलोमीटर इन 4 घंटे। 360 किलोमीटर 4 घंटे, स्पीड हो गई 90 किलोमीटर पर आवर। अ ट्रेन कार की, अ ट्रेन कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स। ट्रेन कितना हो गया 360 किलोमीटर 6 घंटे, इसका हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। द रेशियो ऑफ देयर स्पीड ना, तो कार के 90, ट्रेन के 60, ये हो गया 3:2। ठीक है, देखो इसने यहाँ पे बोला है देयर स्पीड, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा है, पहले क्वेश्चन में कार था फिर ट्रेन था, तो कार रेशियो ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोला था द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कार टू ट्रेन, तो कार टू ट्रेन आता, ट्रेन टू कार आता तो पहले ट्रेन के लिखते फिर कार के लिखते। कुछ नहीं दिया तो क्वेश्चन के बेस पर चलेंगे, जो पहले दिया वो पहले। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन इज 140 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, तो देखो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 140 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल का हो गया फॉर्मूला। अब ये क्या आएगा 180 n माइनस 360 अपॉन में n इज इक्वल टू 140। ये इधर सोल्व करेंगे 180 n माइनस 140 n इज इक्वल टू 360, 40 n इज इक्वल टू 360, n इज इक्वल टू 360 अपॉन में 40, 9 आ गया। नंबर ऑफ साइड्स हो गए 9। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल सरफेस ऑफ सॉलिड आर कॉन्ग्रुएंट। एक सरफेस के, एक सॉलिड के सारे सरफेस कॉन्ग्रुएंट है। वो शेप क्या नहीं हो सकता, क्यूब हो सकता है, क्योंकि सारे फेस क्या है स्क्वायर होते हैं। अगर सारे फेस स्क्वायर होते हैं तो वो सेम है सारे, अगर सेम है और स्क्वायर है और इक्वल स्क्वायर है तभी तो वो क्यूब है, तो ये तो हो सकता है। टेट्राहेड्रन में 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं, ट्राइंगल्स होते हैं इक्वल, तो ये भी होता है। ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है, इसमें एक तो 2 ट्रायंगल होते हैं और 3 रेक्टेंगल होते हैं, तो ये तो किसी भी बेस पे इक्वल नहीं हो सकता, तो यही आंसर होगा हमारा। और ऑक्टाहेड्रन की बात करें तो 8 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, 8 इक्वल इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा। लास्ट क्वेश्चन है मैथ्स का। इफ द 5 डिजिट नंबर 2178x 2178x इज डिविजिबल बाय 11, 11 से डिविजिबल है मतलब इवन इवन प्लेस वाले एक जगह, ओड वाले एक जगह, तो 2 प्लस 7 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू या तो 0 हो या तो 11 हो, है ना। और x, चलो अभी सोल्व कर लेते हैं। 2 7 9 प्लस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 या 11। 9 से 9 कट गया, तो x या तो 0 होगा या 11, और x अकेले डिजिट है तो वो 11 नहीं हो सकता, तो x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैथ्स हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 से जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें लेटर लिख दिया, 62 में प्रेस रिलीज हो गई, 63 में नोटिस हो गया, 64 में अमीर खुसरो का योगदान हो गया। 65 क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 बच्चों के नंबर बता दिए इन्होंने। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 28 सबसे छोटा है अभी तक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डाटा या मार्क्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे 28, 28 के बाद है 35, 35 दो बार है, 35, 35 पहले लिख सर्कल करते रहते जो नंबर हो जाए। 28 हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया। 35 के बाद और भी कोई है, एक और 35 है। 35 के बाद आ जाएगा 42, 42, 42, 42, 42, 4 बार 42 है। ठीक है, 42 के बाद आ जाएगा 49, 49 के बाद आ जाएगा 56, 60, 70, 56, फिर दो बार 63 है, नहीं 56 एक और है, फिर दो बार 63 है और एक 70, फिर एक 77,
हो गए 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। अब देखो क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन क्या होता है, इन सब का सम करो और डिवाइड में टोटल नंबर पे, टोटल तो 15 पता ही है हमें, सम कर लेते हैं। 28, देखो 35 थे 105, 42 चौक 40 चौक 61, 168, 56 56 112, 63 63 126, 70 77 147। ठीक है, अब ये बचा 28 और ये 49 है, तो 28 और 5 133 हो गया। 133 13 16 29 30 301 हो गया यहाँ तक। 301 से ये 350 हो गया, 350 से 462 हो गया, 462 468 78 88 588, 588 7 595 और 63 600 735 हो गया। तो देखो मीन कितना हो गया, 735 अपॉन में 15। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 15 फोर 60, 13 5 135, 49। तो मीन हो गया 49। इसको हटा देते हैं यहाँ पे, सम जो हमने करा है। ठीक है, मीन आ गया 49। नेक्स्ट पूछा क्या है, फाइंड मेडिन फाइंड मोड। ठीक है, अब मेडिन निकालना है। देखो मेडिन, क्योंकि n इक्वल टू 15 है जो कि ओड होता है, ठीक है, तो मेडिन आएगा जो भी वैल्यू होगी 15 प्लस 1/2, दैट इज 8th पोजिशन पे। 8th पोजिशन पे देख लो क्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 42 है, तो मेडिन है 42। थर्ड पूछा है मोड। मोड होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे ज्यादा बार क्या है, देखो 35 3 बार, 42 4 बार, 56 2 बार, 63 2 बार, तो 42 ही आएगा, 4 टाइम्स आया है। लास्ट पूछा है विच मेजर बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डाटा एंड वाई। तो सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेशन किसकी है, तो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है मोड की। बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होती है मोड की। क्यों होती है, क्योंकि वो मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर या फिर अकरेंस मान लो, जो बार बार होता है, सबसे ज्यादा बार जो होता है वही बेस्ट होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। ए एंड बी स्टार्ट से बिजनेस। ए इन्वेस्ट 30,000 रुपये फॉर 12 मंथ, बी इन्वेस्ट 45,000 फॉर 8 मंथ। ए जो है वो लगा रहा है 30,000 इंटू 12, 3,60,000। ठीक है, बी लगा रहा है 45,000 8 महीने के लिए, तो 45 दिन में चौक 360, ये भी 360 ही लगा रहा है। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, देखो दोनों इक्वल अमाउंट लगा रहे तो 1:1 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा क्या क्या है, ए की इन्वेस्टमेंट रेशियो ये रही, बी की इन्वेस्टमेंट रेशियो ये रही, तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। इन्वेस्टमेंट रेशियो होती क्या है, इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या होती है, वो होती है कैपिटल जितने पैसे लगा रहे हैं और जितने टाइम के लिए लगा रहे हैं, हमने वही करा है। ठीक है, रेशियो की प्रॉफिट ये रहा थर्ड पार्ट, जिस बेस पे इन्वेस्टमेंट है जिस प्राइस पे सेम प्रॉफिट में होती है 1:1 हो गया। इफ टोटल प्रॉफिट इज 28,000 फाइंड ईच शेयर। 28,000 है तो 28,000 के दो टुकड़े करो, 14,000 ईच हो गए, 14,000 ईच। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, अ रोम्बस हैज अ पेरीमीटर 260 सेंटीमीटर, वन डायगोनल 120। ठीक है, देखो रोम्बस पता है चारों साइड इक्वल होगी। ठीक है, रोम्बस ऑल साइड इक्वल। ठीक है, पेरीमीटर दिया है 260, 4 से डिवाइड कर देंगे 65 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये साइड। फाइंड द साइड पूछा था, 65 सेंटीमीटर हो गया। अब कह रहा है फाइंड द अदर डायगोनल यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, देखो एक ये डायगोनल है,
जो कि इसने बोला है डायगोनल 120 सेंटीमीटर है। ये दूसरा डायगोनल है, पता है इसका डायगोनल ये क्या 90 डिग्री पे काटते हैं। अगर ये पूरे 120 है तो ये याद हो गया 60, ये हमें निकालना है। साइड इसकी निकल गई 65, ठीक है, ये 60 है। अब अगर पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में क्यू आर निकालना है तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 65 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्यू आर क्या है, सेकेंड डायगोनल का हाफ, सेकेंड डायगोनल बाय 2 इज इक्वल टू क्यू आर है, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द डायगोनल। हो गया, देखो 65 का स्क्वायर मैंने 60 का स्क्वायर करना है। 65 का स्क्वायर होता है 4225, 60 का स्क्वायर होता है 3600, अंडर रूट करेंगे तो क्यू आर आ जाएगा, ठीक है। इसको ये डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा, जो कि स्क्वायर किसका है, 25 का है। तो अगर सेकेंड डायगोनल का हाफ 25 है तो सेकेंड डायगोनल क्या होगा, 50 सेंटीमीटर का होगा। हो गया। फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, d1 मल्टीप्लाई d2 अपन में 2, है ना। d1 कितना है 120, d2 कितना है 50 बटे में 2, 2 से ये कर दो 60, 60 से 6 बजे 30 और 0 0, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट पार्ट क्या पूछा है, इफ द रोम्बस इज अ प्लेग्राउंड फाइंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एट 3 रुपये पर मीटर स्क्वायर। अब देखो ये इसका क्या एरिया है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पूछिए, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 3 रुपये मीटर स्क्वायर के बेस पे, ठीक है। पहले तो 3000 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 0.3 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट क्या आएगी, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.9 रुपये, ठीक है, मतलब 1 रुपया भी नहीं लगेगा। हो गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, जिसमें मैं स्पून का मेटेरियल आइडेंटिफाई करना था। फिर है श्रब, हर्ब और क्लाइंबर क्रीपर में डिफरेंस हो गया। और लास्ट है राइस प्रोटोकॉल, अगर स्पोर्ट्स में इंजरी लग जाए तो रेस्ट राइस प्रोटोकॉल क्या होता है, तो रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, ठीक है, ये मुक खत्म। अब हमने एक ना वीडियो बनाई है ये हमारे इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट देखने के बाद, एक बार वो वीडियो देख लेना ताकि आगे की कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी अगले 5 दिन में करना क्या है, ठीक है। मिलते हैं फिर कल। अगर हमारी तरफ से कुछ भी अनाउंसमेंट होगी वो टेलीग्राम पे आ जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वो वीडियो एक बार जरूर देख लो ताकि आपका आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगी करना क्या है।